Hello my dear students, this is Rajesh sir and I welcome you to my YouTube channel काबिल अकेडमी। तो 2-3 दिन से मैंने क्लास नहीं ली क्योंकि WB टेट की 2023 की परीक्षा दिसंबर में है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि वेस्ट बंगाल पब्लिक सर्विस कमीशन की जो फूड सब इंस्पेक्टर 2023 की परीक्षा है वो भी दिसंबर में है। काफ़ी अटकलें लगाई जा रही है कि शायद दिसंबर में दोनों परीक्षाएं क्लैश हो जाए, क्योंकि सरकारी परीक्षाएं जो है रविवार को होती है। WB टेट की परीक्षा 10 दिसंबर को है और ऐसी संभावना हो सकती है कि शायद एसआई की परीक्षा भी 10 को हो जाए, या ना हो तो बहुत अच्छा, लेकिन परीक्षा दिसंबर में ही है। खैर बहरहाल दोनों की क्लासेस में बना रहा था। WB टेट 2023 जो देने वाले हैं 2023 में, उनके लिए मैं एक बात कहूंगा कि मैथ्स की क्लासेस एक बहुत अच्छी क्लासेस में बना ली है मैंने। हो सके तो उसको आज ही रिकॉर्डिंग में कर लूंगा, शायद क्लास आज ना दे पाऊं, क्लास कल मैं रिलीज कर दूंगा मैथ्स की क्लासेस। पर ये एक ऐसी क्लास है जो आपके पूरे लाइफ को बदल के रख देगा। जी हाँ, WB टेट ही नहीं बल्कि अगर आप बैंकिंग के स्टूडेंट हैं, अगर आप फूड एंड एसआई में जो 50 नंबर की मैथ्स है, या किसी भी एग्जाम में जहां मैथ्स है और आपको ऐसा लगता है कि आपकी मैथ्स बहुत वीक है, बेसिक कैलकुलेशन, स्पीड, एक्यूरेसी, इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन, कैलकुलेशन करने में आपको काफी दिक्कत होती है, तो ये क्लास आपके लिए है। और ये क्लास करने के बाद अरिथमेटिक की किसी भी लेवल की क्लास हो, आप उसे आसानी से कर सकते हैं। ये क्लास WB टेट यानी जो मैथ्स की क्लास मैंने बनाई है, जो कल मैं लॉन्च करूंगा, ये जो मैथ्स की क्लास है ये पूरी की पूरी WB टेट 2023 की सिलेबस के हिसाब से मैंने बनाई है, जहां पे पूरे नंबर सिस्टम, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, फ्रैक्शन, एवरीथिंग, जहां से 5 से 10 नंबर के सवाल आने की पूरी संभावना है। और पूरे अपने 15 साल के अनुभव को मैंने इकट्ठा करके ये क्लास मैंने बनाई है। क्लास लंबी होगी लेकिन 5 से 10 नंबर आपके कहीं नहीं जाने वाले हैं, ऐसी संभावना मैं लगा सकता हूं, मेरा जो अनुभव है। बहरहाल वो उसके बाद की बात है। आज की जो क्लास है आपको पता है क्लास 1 क्लास 2 में दे चुका हूं, वेस्ट बंगाल पब्लिक सर्विस कमीशन फूड एसआई की। ये आज की जो क्लास है ये है क्लास नंबर 3। ये जो आप क्लास देख रहे हैं आज की क्लास, ये हम देखेंगे क्लास नंबर 3। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास WBPSC फूड एसआई के ऊपर, जो कि हम देख रहे हैं जीके। और इसकी जो पीडीएफ है पिछले 2 क्लासेस की तरह इसकी पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन लिंक में मैंने डाल दी है, और पिछले 2 वीडियो की क्लासेस भी मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दी है। जिन्होंने नहीं देखी है प्लीज वो जरूर देखें, क्योंकि जीके मैं इस तरह से बना रहा हूं कि मैं चाहता हूं कि 50 के 50 नंबर के सवाल भी इन्हीं क्लासेस से जो भी मैं यूट्यूब पे दूंगा वहां से आ जाए, इतना मेरा आत्मविश्वास है। बाकी खुद आपको भी पढ़ना ही पड़ेगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको वो भी ना करना पड़े। अब यहां से अगर पढ़ रहे हैं जिनके पास समय नहीं है तो भी उनको बहुत लाभ होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। देखिए पहला सवाल, और सवालों को समझने का प्रयास करें, बहुत ही चुनिंदा सवाल है, ठीक है, क्योंकि जीके इतना बड़ा एक टॉपिक है जिसे 4 महीने 6 महीने में पूरा करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कहीं से भी आ सकता है। फिर भी मैंने कोशिश की है अपने 15 साल के अनुभव से कि उन सवालों को लेके आए जो आपके फूड सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में बहुत आने के चांसेस हैं। तो देखते हैं पहला सवाल, व्हाट इज डिपॉजिटेड ऑन आयरन इन द प्रोसेस ऑफ गैल्वेनाइजेशन। देखिए सवाल बहुत ही शानदार सवाल है। पूछा गया है कि द प्रोसेस ऑफ गैल्वेनाइजेशन, सबसे पहले समझिएगा कि गैल्वेनाइजेशन क्या है, यानी कि जब गैल्वेनाइजेशन की प्रोसेस होती है तो व्हाट इज डिपॉजिट, क्या जमा हो जाता है आयरन पे, या हम कह सकते हैं स्टील के ऊपर। यानी जब गैल्वेनाइजेशन की प्रोसेस होती है तो आयरन या स्टील के ऊपर क्या चढ़ाया जाता है। देखिए सबसे पहली बात है, गैल्वेनाइजेशन बस तब होती है जब आयरन को यानी लोहे को और स्टील को जब कोरेजियन यानी कि जंग लगने से बचाने के लिए, उसकी क्षति होने से बचाने के लिए, डैमेज होने से बचाने के लिए उसके ऊपर दूसरे मेटल की जो कोटिंग की जाती है, दूसरे के मेटल को चढ़ाया जाता है या उससे पॉलिश की जाती है, ताकि एनवायरनमेंट में पाए जाने वाले ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके आयरन या कॉपर के जो केमिकल्स है उनके साथ रिएक्शन करके कोरेजियन ना बनाए, जंग ना लगे, रस्ट ना लगे, और वो जो सामान है जो आयरन या स्टील की बनी चीज है वो लंबे समय तक चलती रहे, काम करे, टिकाऊ रहे। इसके लिए गैल्वेनाइजेशन के प्रोसेस से उसके ऊपर जो परत चढ़ाई जाती है वो किसकी चढ़ाई जाती है, जिंक की चढ़ाई जाती है, जिंक की चढ़ाई जाती है। तो यहां पे कुछ बातें इस संदर्भ में हम लोग जान लेते हैं। गैल्वेनाइजेशन मैंने कहा भी कि प्रोसेस है, क्या करते हैं इसमें, जिंक की एक लेयर को आयरन या स्टील के ऊपर हम चढ़ाते हैं ताकि कोरेजियन को, एग्जाम में यहां से 1 नंबर का सवाल आ सकता है, किस चीज को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग गैल्वेनाइजेशन के प्रोसेस में जिंक की लेयर को आयरन या स्टील के ऊपर चढ़ाते हैं, तो कोरेजियन से बचाने के लिए, यानी कि जंग लगने से बचाने के लिए, डैमेज होने से बचाने के लिए। और इसके प्रोसेस को हम 2 मेथड से पूरा कर सकते हैं। सबसे पहला जो होता है वो होता है डिपिंग मेटल इन हॉट मोल्टेड जिंक, यानी जिंक
को गलाकर एकदम गर्मा गर्म जिंक में जो है लोहे को या स्टील को जो है अंदर में डाला जाता है, ताकि ऑटोमेटिक इस तरह से उसकी परत जो है उसके ऊपर चढ़ जाए। ये पहला प्रोसेस होता है। और दूसरा होता है बाय प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग के प्रोसेस से, जो कि आप यहां देख पा रहे हैं, बैटरी, सिल्वर कैथोड, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर एनोड, तो ये कॉपर प्लेटिंग हो रही है यहाँ पे, इसलिए जिंक की प्लेटिंग भी होती है। जो प्रोसेस होता है हम उसे कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो अगर आपसे एग्जाम में गैल्वेनाइजेशन के प्रोसेस के बारे में मेथड को पूछ दे, तो एक है आपका डिपिंग मेटल इन हॉट मोल्टेड जिंक, और दूसरा है बाय प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो ये हो गया द प्रोसेस ऑफ गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। बहुत बढ़िया सवाल है। स्कर्वी, देखिए स्कर्वी क्या एक डिजीज का नाम है, स्किन की एक डिजीज का नाम है। दांत या दांत के मसूड़े खराब हो जाते हैं, खून बहने लगता है, स्किन खराब हो जाती है, घाव हो जाते हैं, खून रिसने लगता है। और विटामिन से जुड़ी ही सभी बातों को अगर आपको और अच्छे तरीके से जानना है, तो ठीक इसके पहले वाली जो वीडियो है, वीडियो नंबर 2 और वीडियो नंबर 1, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहां जाके देखें। मैंने कहा था कि विटामिन के बारे में मैंने वहां जो पढ़ा दिया है उसके बाहर एक भी सवाल तो आने से रहा। स्कर्वी जो एक स्किन की डिजीज है, इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन, ये किस विटामिन की कमी से होती है? देखिए पता तो है कि विटामिन सी कमी से होती है, जिसको हम लोग एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। और विटामिन सी जो है, जितने भी खट्टे फल होते हैं या बहुत सारी सब्जियां भी जो होती है, उसमें काफी मात्रा में ये पाई जाती है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नाम की बीमारी होती है। जैसे कि जो दांत होते हैं, दांत के जो मसूड़े होते हैं, वहां से खून का निकलना शुरू होता है, थोड़ी सी ब्रश करने से भी आपको दर्द होता है और बहुत सारा खून निकल जाता है, स्किन की कई सारी बीमारियां हो जाती हैं, घाव हो जाता है, खून रिसने लगता है। तो इस तरह की बीमारी से बचने के लिए विटामिन सी आपके डेली डाइट में होना बहुत जरूरी है। और विटामिन की क्लास मैंने भी क्लास नंबर 2 में दे रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जरूर देखें। अगला सवाल है, विच कंट्रीज आर परमानेंट मेंबर, पूछा गया वो कौन से देश है जो स्थायी सदस्य है ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है। ठीक है, तो इसका जो 5 परमानेंट मेंबर हैं, इन 5 परमानेंट मेंबर का नाम क्या? ये जो परमानेंट मेंबर है, जिनके आप झंडे यहां देख सकते हैं, चाइना है, आपका ब्रिटेन है, आपका अमेरिका है, फ्रांस है और रूस है। इन परमानेंट 5 मेंबर का जो नाम है वो है यूएस, यूके, रशिया, चाइना और फ्रांस, है ना। ये आप याद रख सकते हैं, WRCF जो है याद रख सकते हैं, WRCF याद रख सकते हैं, बहुत जरूरी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये जो 5 परमानेंट मेंबर है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के, इन्हें हम परमानेंट 5 के नाम से ही पुकारते हैं। 1 नंबर का सवाल आ सकता है, या बिग 5 भी कह सकते हैं, या P5 भी कहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपसे इस परमानेंट मेंबर के रूप में सवाल ना पूछ के आपसे पूछ दे कि बिग 5 मेंबर या P5 या परमानेंट 5 मेंबर कौन से हैं। और इस वक्त यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के जो सेक्रेटरी जनरल है वो है एंटोनियो गुटेरेस, जो कि एक पोर्तुगीज पॉलिटिशियन और एक डिप्लोमेट है, जो इस बार सेक्रेटरी जनरल है। यूएनओ की स्थापना के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं, क्योंकि यहां से हमारे 1 नंबर के सवाल आते हैं। तो यूएनओ जो है, इसकी स्थापना जो है 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। 24 अक्टूबर 1945 को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की, यूएनओ यानी यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी। और इस वक्त यहाँ पे जो है 193 कंट्री जो है वो यूएन के मेंबर है। और यूएन जनरल असेंबली ने जो 193 नंबर मेंबर जिनको एक्सेप्ट किया है वो है साउथ सुडान, जो कि 193 नंबर मेंबर है। तो यहां से भी ये क्वेश्चन आ सकता है। और यूएन चार्टर यानी कि जो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का जो अपना संविधान है, ये भी 24 अक्टूबर 1945 को लागू हो गया था। ठीक है, व्हेन द गवर्नमेंट ऑफ चाइना, फ्रांस, यूके, सोवियत यूनियन की रशिया और यूएसए ने एंड द मेजोरिटी ऑफ अदर कंट्रीज जो है इसको रेटिफाई किया था कि हाँ ये बिल्कुल सही है, हम इसको मानते हैं और इसको हम लोग अपनाते हैं। ठीक है, और जहां तक यूएनओ के हेडक्वार्टर की बात है, जहां से 1 नंबर का सवाल ट्रेडिशनल क्वेश्चन में पूछे ही जाते हैं, तो यूएनओ का हेडक्वार्टर जो है वो कहां पे है? न्यूयॉर्क, यूएसए में है। बहुत ही बढ़िया स्लाइड है ये, और यहां से क्वेश्चंस आने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। ये मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं, बहुत ज्यादा आने के चांसेस है, तो इसको आप ध्यान रखें। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल, सवाल नंबर 4, विच वॉज द ओनली, केवल एकमात्र इंडस साइट है, इंडस वैली सिविल, जो सिंधु घाटी की सभ्यता है, उसका एकमात्र ऐसा स्थल है जहां पे आर्टिफिशियल, यानी कि आर्टिफिशियल किसे कहते हैं? मैनमेड को कहते हैं। इंसान के द्वारा बनाए गए चीजों को ही मैनमेड या आर्टिफिशियल कहा जाता है। आर्टिफिशियल ब्रिक डॉकयार्ड, जहां पे ईंटों की बनी हुई, इंसानों के द्वारा ईंटों से बनाई गई कृत्रिम आर्टिफिशियल जो है क्या है? बंदरगाह है, जिसे हम लोग पोर्ट टाउन कहते हैं।
तो ये आप देख सकते हैं, ये सारी की सारी क्या है, जो लाइनिंग देख सकते हैं सारी की सारी जो है वो ईंटें हैं। और ये कैसी ईंटें हैं, तो ये बर्न्ट ब्रिक्स है। और आपको पता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो टाउन प्लानिंग है वो इसलिए फेमस है कि टाउन प्लानिंग में अभी के शहरों की तरह जो है बर्न्ट ब्रिक्स का इस्तेमाल, पकी हुई ईंटों का इस्तेमाल जो है किया गया था। और ये पहला, संसार का पहला इंसान के द्वारा निर्मित आर्टिफिशियल आपका बर्न्ट ब्रिक से बनाया हुआ एक पोर्ट है, डॉकयार्ड है, बंदरगाह है, जिसका नाम है लोथल, जो कि गुजरात में है, जिसका एक कोस्टल पार्ट है। देखिए लोथल जो है, इसके बारे में थोड़ी बात जान लेते हैं। ये पहला मैन मेड पोर्ट है विश्व का, पूरे वर्ल्ड का एक बंदरगाह है इंसान की तरह बनाया गया, जो कि बर्न्ट ब्रिक से बना हुआ। एक नंबर के सवाल आपके यहां से बनते हैं। और लोथल जो है वो क्या है, एक कोस्टल साइड है, समुद्र तटीय इलाका है गुजरात का। गुजरात के बारे में पिछले क्लास नंबर 2 में मैंने आपको बताया था कि कोस्टल लाइन सबसे लंबी किसकी है, वो कौन सा राज्य है जिसके सीमाएं जो है कोस्टल तटीय क्षेत्र जो है समुद्र से सबसे लंबी है, तो वो था आंसर गुजरात, मैंने कहा था। और अगर हम यूनियन टेरिटरी की बात करें तो अंडमान निकोबार, यहां हमने पार्ट 2 में पढ़ाया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड वाज एन इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर ड्यूरिंग द हड़प्पा पीरियड। तो इंसानों ने गुजरात में कोस्टल एरिया में अपने हाथों से बर्न्ट ब्रिक्स द्वारा अगर बंदरगाह बनाए थे, तो क्या ये इस बात का प्रमाण नहीं है कि उस समय ये व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र था, है कि नहीं? बंदरगाह क्यों बनाए जाते हैं, सामान को भेजने के लिए और सामान को वहां पे उतारने के लिए। ये बहुत बड़ी एक बात है, अचीवमेंट है आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के लिए कि इस तरह के साइट भी उस समय के लोग कितने माने सिविलाइज और एडवांस थे। और सबसे स्ट्राइकिंग जो अट्रैक्टिव जो है जो बात था वो था कि ट्रेडिंग सेंटर दैट टाइम, ये उस समय का व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र था गुजरात में। द साइट वर डिस्कवर्ड बाय, और इस साइट का जो खोज है वो किसने की थी, SR राव ने 1964 ईस्वी में। एक नंबर का सवाल आपका यहां से बन गया। 1964 में SR राव के द्वारा इस जगह खोज की गई। इट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द भगोबा रिवर। किस नदी के किनारे, भगोबा नदी के किनारे है, जो कि साबरमती नदी की एक सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरी रिवर है। और यही वो जगह है, एक नंबर का सवाल यहां पूछा जाता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के आप उस जगह का नाम बताएं जिस जगह पे सबसे पहले चावल का प्रमाण मिला था, यानी कि राइस का प्रमाण मिला था, तो भी वो भी क्या होगा, लोथल ही होगा। यानी उस समय भी चावल की खेती हमारे देश में होती थी। तो बहुत ही लाजवाब बात है, बहुत ही शानदार बात है कि हम इतिहास को आज हम चाहे तो देख भी सकते हैं, लेकिन उस समय के इतिहास को अगर जीना है तो यही वो सवाल है। और इन सवालों का ऐसा ही एक्सप्लेनेशन हो सकता है कि आप इतिहास को इन सवालों के जरिए जी सकते हैं, समझ सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं। पढ़ने का इससे अच्छा तरीका क्या हो सकता है कि हम चीजों को पढ़ते जाएं और चीजों को विजुअलाइज करें कि उस समय यहाँ पर खेत होंगे, खेतों में जो है लहलहाते चावल के खेत, धान के खेत होंगे, लोग वहां चावल निकालते होंगे, चावल खाते होंगे। तो चावल का सबसे पहला एविडेंस जो है वो लोथल में ही मिला था। क्या शानदार बात है। अगला सवाल देखने से पहले एक बार ठीक वीडियो के नीचे आप वीडियो को लाइक बटन को प्रेस कर दे, अब नए हैं तो सब्सक्राइब कर दे। कोई भी किसी भी तरह की दिक्कत तो जरूर कमेंट करें, ठीक है। अगला सवाल भी बहुत ही शानदार है, क्योंकि आपको लाइक और सब्सक्राइब करने में 5 सेकंड लगेंगे, लेकिन इस वीडियो के रीच के लिए, इस कंटेंट के रीच के लिए बहुत जरूरी है। अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 5 है, विच गवर्नर जनरल, पूछा गया है कौन गवर्नर जनरल है भारत का था उस समय जिसने बंद कर दिया सती सिस्टम इन 1829 बाय डिक्लेयरिंग इट एन ऑफेंस। कहा गया कि वो कौन सा भारत का गवर्नर जनरल है जिसने ये कहते हुए सती प्रणाली को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया कि ऐसा करना एक गुनाह है। सती प्रथा क्या है? सती प्रथा देखिए, जब किसी स्त्री का विवाह होता था, उस समय विवाह होता था, तो उस समय अगर उसके पति की मृत्यु हो जाए तो उसके चिता के साथ ही उसकी पत्नी को जिंदा उस चिता पे बैठा के पति के साथ जो है जला दिया जाता था, दाह संस्कार कर दिया जाता। एक जीवित नारी को उसके मृत पति के शव के साथ बैठा के परंपरा के नाम से, परंपरा के मैंने क्या कहे, मैंने परंपरा के लिए या परंपरा के राह पे जो है वो इसे उनका जो है बलिदान कर दिया जाता, इस पे भेंट चढ़ा दी जाती थी। तो इस चीज को किसने बंद किया? तो वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। आप सोच सकते हैं क्या स्थिति रही होगी उस समय की महिलाओं की? नहीं, आप बिल्कुल नहीं सोच सकते। हम और आप की इतनी हैसियत नहीं है कि हम उस समय उनको जो कष्ट हुआ और जिस तरह की पीड़ाएं उनको झेलनी पड़ती होगी वो हम आज समझ पाए। सोचिए आज अगर थोड़ी सी गर्म पानी में उंगली जल जाए तो कितना दुख और पीड़ा होती है कि हम बर्नोल खोजते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, कई सारे उपाय करते हैं, कोलगेट लगाते हैं, बर्फ लगाते हैं, क्या क्या नहीं करते हैं। वहां तो उसको अपने पति के साथ जिंदा जलना पड़ता था। कैसे समझेंगे?
लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में जान लेते हैं कि 1828 से लेके 1834 तक गवर्नर जनरल है भारत के। इन्हें ही यहाँ पे देखिए 1 नंबर का सवाल आपसे ही पूछा जाएगा, इन्हें ही फादर ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन कहा जाता है। भारत में पाश्चात्य शिक्षा लाने की जो पहल थी, अंग्रेजी में भारतीय लोगों को पढ़ाने की जो पहल थी, स्कूल या कॉलेज खोलने की पहल थी, वो सबसे पहले लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ही की थी, और इसलिए इन्हें भारत में पाश्चात्य शिक्षा यानी वेस्टर्न एजुकेशन का जनक कहा जाता है। 1 नंबर का सवाल। और ये इन्होंने ही सती प्रथा को 1829 में राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर, जिन्हें फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया और द फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस, जिसको मैंने वीडियो नंबर 2 में पढ़ाया है, और WB टेट की सेकंड वीडियो में मैंने पढ़ाया है इसके बारे में, वो भी आप देख ले। तो ये राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर गवर्नर जनरल ने 1829 में इसे बंद कर दिया। इन्होंने ही 1830 ईस्वी में ठगी, उस समय ठगी, छिनतई, लूट खसोट बहुत होता था, इसे भी इन्होंने ही बंद किया। और ये भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। सीधे सीधे 1 नंबर का सवाल आता है, क्योंकि ये पूरा स्टैटिक जीके है। कौन सा जीके है? ये स्टैटिक जीके है। यहां से एक सवाल आएगा कि भारत के पहले गवर्नर जनरल का नाम क्या है, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। मैंने अपने WB टेट का जो मैंने वीडियो बनाया था, वीडियो नंबर 02, जो कि प्राइमरी टेट के लिए है, वहां पे इतिहास की बहुत सारी बातें मैंने बताई हैं, और वहां मैंने जितने बंगाल के कॉलेजेस हैं, फोर्ट विलियम होगा, कलकत्ता यूनिवर्सिटी हो, कोलकाता मेडिकल हो, सबके बारे में मैंने पढ़ाया है। तो 1835 ईस्वी में कलकत्ता में जो सबसे पहला मेडिकल कॉलेज खोला गया था, वो भी लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा ही खोजा गया था। लीजिए 1 नंबर का सवाल है। और रंजीत सिंह के साथ 1831 में जो ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप हुई थी, वो भी लॉर्ड विलियम बेंटिक के लीडरशिप में ही हुई थी। ये कुछ बहुत ही अच्छी अच्छी बातें हैं जो आप सवालों के साथ साथ अगर पढ़ते चले जाएं तो आपको कहीं खाक नहीं छाननी होगी कि हमें और भी कुछ पढ़ना है, सब कुछ आपको यहां मिल जाएगा। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक। इसके अलावा लॉर्ड डलहौजी के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं, क्योंकि इतिहास में बहुत सारी चीजें हैं जो इन्होंने करी है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या है, 1848 से लेके 1856 का समय, इन्होंने सबसे पहले क्या किया था, जो लोगों के पास जो पद होता था, टाइटल होता था, या उन्हें पेंशन मिलता था, इसको सबसे पहले लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया था, बंद कर दिया। किसी भी तरह की पद, टाइटल, राय, बहादुर, जमींदार तथा बंद हो जाएगी, पेंशन बंद कर दिया गया। और इन्होंने ही एक बहुत अच्छा काम किया, विडो रीमैरिज एक्ट, यानी कि किसी स्त्री की जो पति मर जाया करते थे और उन्हें चिता में जलना पड़ता था, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा बंद कर दी। तो जो विधवा है उसका पुनर्विवाह होना चाहिए, उसकी भी जिंदगी पूरी पड़ी हुई है, आगे पूरा जीवन काल पड़ा हुआ है। तो 1856 में इन्होंने विडो रीमैरिज एक्ट, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू कर दिया। 1 नंबर का सवाल। इनके लीडरशिप में ही दूसरा एंग्लो सिख वार लड़ा गया 1848 से 1849 में, और उसके बाद की जीत ने पंजाब को क्या किया, शामिल कर लिया गया। इसके बाद एनेक्सेशन ऑफ बेरार इन 1853 में भी इन्होंने किया। अवध को भी जोड़ा 1856 में, ऑन द चार्जेस ऑफ मैल एडमिनिस्ट्रेशन। अवध को तो इसलिए जोड़ा गया कि भाई इनको शासन प्रणाली बिल्कुल चलानी नहीं आती है, इनके प्रजा दुखी है, कुशासन हो रहा है, करप्शन हो गया है, भ्रष्टाचार हो गया है, ये कारण देके जो है 1856 में अवध को जो है ये कर लिया गया। इसके बाद आपको पता है लॉर्ड डलहौजी जो डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट, जो मैंने कहा था कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट है, ये जो सबको जो एनेक्स करने का काम था कि वो था डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट, यानी कि अगर आपका कोई ये क्या कहते हैं उसको उत्तराधिकारी नहीं है, अगर आपका कोई नेचुरल आपकी औलाद नहीं है, तो गोद लेने के बाद भी वो उसका राजा नहीं बन सकता, उसको ब्रिटिश साम्राज्य से एनेक्स कर लिया जाएगा। यही कहकर काफी राज्यों को जो है एनेक्स कर लिया गया। संथाल अपराइजिंग जो था, जो एक आदिवासी विद्रोह था 1855 से लेकर 1855 तक, इन्होंने ही इसे बंद कराया। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स किया, यानी बहुत सारे प्रशासनिक सुधार किए। और 1 नंबर का सवाल यहाँ पे आता है कि जो गोरखा रेजिमेंट की जो इन्होंने शुरू किया था, वो लॉर्ड डलहौजी ने ही शुरू किया था, गोरखा रेजिमेंट जो हमारे देश की शान है। एजुकेशनल बहुत सारे रिफॉर्म थे जो इनके समय में हुए, उनमें से एक बहुत प्रचलित है ऊट्स एजुकेशनल डिस्पैच 1854 का। ये 1 नंबर का सवाल किसने किया, तो आपका जवाब होगा लॉर्ड डलहौजी। और रुड़की में आज जो एक इंजीनियरिंग कॉलेज है, जहां पे देश के अलग अलग कोने से, बाहर से भी लोग इंजीनियरिंग पढ़ने आते हैं एंट्रांस परीक्षा पास करने के लिए, उसकी स्थापना भी जो है, इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना भी जो है लॉर्ड डलहौजी ने की। कुछ पब्लिक वर्क्स भी किए जो बहुत इंपॉर्टेंट थे। ये पहले थे जिन्होंने फर्स्ट रेलवे लाइन जो है 1853 ईस्वी में जो है इन्होंने बिछाया, आई थिंक मुंबई से लेके ठाणे तक। और पहला इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ सर्विस भी इन्हीं के शासनकाल में, इन्हीं के लॉर्डशिप में जो है शुरू किया गया था। इन्होंने जो है आज जो पोस्टल सिस्टम आप देखते हैं,
जो आप जो डाक वगैरह के द्वारा, चिट्ठी के द्वारा जो भी टेलीग्राम हुआ, पोस्ट ऑफिस हुआ, जो कुछ देखते हैं, इसका आधार जो मॉडर्न पोस्टल सिस्टम है उसका आधार 1854 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने ही रखी थी। और एक सेपरेट पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट जो पीडब्ल्यूडी से सवाल किया जाता है किसने शुरू किया था, ठीक है, वो भी किया गया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। तो इस स्लाइड में इतनी सारी बातें हैं इतिहास की जो आपको बिल्कुल जानना जरूरी है। आज उसका आप लाभ उठा रहे हैं, उसको आप यूज कर रहे हैं, चाहे पोस्ट ऑफिस हो, टेलीग्राफ सर्विस हो, पोस्टल सिस्टम हो, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट हो, वहां पे एम्प्लॉयमेंट हो, ठीक है, या गोरखा रेजिमेंट हो, ठीक है ना, या विडो रीमैरिज एक्ट हो, बहुत सारी चीजें हैं, अच्छी चीजें हैं जो उस समय हुई थी और जिसका लाभ आज के लोग जो है उठा रहे हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। इसके एक और है महाशय लॉर्ड कॉर्नवालिस, 1786 से लेके 1793, डेट याद रखिएगा। ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कोडिफाई लॉस किया था 1793 ईस्वी में। इसके बाद ही स्टार्टेड द परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल। बंगाल में जो परमानेंट सेटलमेंट का जो कानून आया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय आया था। और इन्होंने क्रिएटेड द पोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज, जो जिला न्यायालय, जो जिला न्यायाधीश का जो पद था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा ही शुरू किया गया था। और जो सिविल सर्विस जो भारत में शुरू हुई थी उसके जनक भी, फादर भी जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस को ही माना जाता है, सिविल सर्विसेज। तीसरा एंग्लो मैसूर वार जो है, और उसके बाद ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय। और उन्होंने बहुत सारे पुलिस के सुधार भी किए, पुलिस के नियम कानून एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सारे सुधार भी जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय ही किए। ये जरूर याद रखिए, आपके लिए बहुत जरूरी है। इसकी पीडीएफ मैं आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा, लेकिन इस वीडियो में हर चीज, हर सवाल का महत्व है, उसको ध्यान से पढ़ें और समझें। इसके बाद लॉर्ड वेलेस्ली के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इनको मैंने इसलिए यहाँ पे ऐड किया कि मुझे लगा कि इन्हें सवालों के माध्यम से पढ़ने से अच्छा है। जब हम एक सवाल पढ़ ही रहे हैं कि सती प्रथा किसने खत्म की, तो वहां हमने लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में पढ़ा, लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में पढ़ा, लॉर्ड डलहौजी के बारे में पढ़ा। एक और व्यक्ति है लॉर्ड वेलेस्ली, इनके बारे में पढ़ लेते हैं। 1798 से लेके 1803, आपको पता है सब्सिडियरी अलायंस, ठीक है, इनके द्वारा शुरू किया गया था। मद्रास प्रेसिडेंसी, कोलकाता प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी। जो मद्रास प्रेसिडेंसी जो है वो इनके ही समकालीन समय जो है स्थापित किया गया था। चौथा एंग्लो मैसूर वार जो 1799 ईस्वी में हुआ, जिसमें टीपू सुल्तान की जो है मौत हो गई थी, वो इनके लीडरशिप में हुआ था। फर्स्ट सब्सिडियरी ट्रीटी किसके साथ हुई थी? सब्सिडियरी अलायंस जो हुआ था वो सबसे पहला जो हुआ था वो निजाम ऑफ हैदराबाद के साथ जो है पहला सब्सिडियरी अलायंस हुआ था। 1800 एडी में इन्होंने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में की। जो अभी मैंने कहा कि मेरी जो WB टेट की जो दूसरी क्लास है, जहां मैंने वेस्ट बंगाल के एजुकेशन और हेल्थ सिस्टम के बारे में मैंने बात की है, वहां मैंने कलकत्ता में स्थापित हुए, पश्चिम बंगाल में स्थापित सारे एजुकेशन और हेल्थ सिस्टम के बारे में और उनसे जुड़े हुए जितने भी ऑफिसर्स थे उनके बारे में मैंने डिटेल से पढ़ाया, आप वहां देख सकते हैं। फिर भी कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 में की थी। इनका पर्पज ये था कि जो भारत में जो अंग्रेज हैं उनको भारतीय भाषाओं में शिक्षा दी जाए, ताकि यहाँ के प्रशासन प्रणाली, एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल सिस्टम को अच्छी तरह समझे और हम लोग शासन कर पाए। ही वॉज फेमस एज, और इन्हें बंगाल टाइगर के नाम से भी जो है जाना जाता था, बहुत प्रसिद्ध थे। ही बॉट द सेंसरशिप ऑफ द प्रेस एक्ट 1790, और इन्होंने ही प्रेस एक्ट पे सेंसरशिप लाना शुरू किया 1799 ईस्वी में, कि प्रेस की जो स्वाधीनता है वो कितनी होगी। और ट्रीटी ऑफ बेसिन 1802 में इनके साथ ही साइन हुई लॉर्ड वेलेस्ली के समय। ठीक है, अब आते हैं अगला सवाल में। द प्रोविंस ऑफ बंगाल वाज पार्टीशनड इनटू टू पार्ट्स ऑन 19 जुलाई 1905। कह रहा है कि 19 जुलाई 1905 को बंगाल प्रोविजन को दो भागों में बांट दिया गया। और ये सवाल तो बहुत आसान है कि बांटा किसके द्वारा गया था। देखिए, बांटा गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा, जो उस समय भारत के वायसराय थे। ठीक है, देखिए सवाल यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा चीजों को कि आखिर क्या ये बंगाल के उस समय के तस्वीर। बंगाल बहुत बड़ा था, बंगाल में केवल बंगाल नहीं था, देखिए बंगाल था, ठीक है, बंगाल में पूरा एक हिंदी राष्ट्र था, बिहार था, बंगाल में उड़ीसा था, है ना, झारखंड था, इसके अलावा आसाम, है ना, और जो अभी जो बांग्लादेश है जो कि ईस्ट बंगाल के नाम से उससे प्रचलित हुआ था, ये सारे प्रोविंस मिलके जो है जो आपका जो है पूरा एक बंगाल बना था। और यहाँ की आबादी जो थी उस समय हो गई थी 80 मिलियन, 8 करोड़। और अंग्रेजों के लिए इतना बड़ा एक राष्ट्र को संभालना, एक राज्य को संभालना बहुत मुश्किल हो रहा था। एडमिनिस्ट्रेशन
जो प्रशासन प्रणाली है वो ठीक नहीं थी, बेरोजगारी की समस्या बढ़ रही थी, भूखमरी बढ़ रही थी, बहुत सारी समस्या थी अंग्रेजों के लिए लोगों को संभालना। और बंगाल जो है क्रांति का, रेवोल्यूशन का सबसे बड़ा सेंटर था पूरे देश में, पूरी क्रांति वहीं से शुरू होती है, पूरे देश में फैलती। तो इस कई सारे मुद्दे थे। तो एक्चुअली में वायसराय लॉर्ड कर्जन के कलकत्ता आने के पहले ही बंगाल को विभाजित करने का प्रस्ताव पहले ही दे दिया गया था, हुआ तो उसके बाद था। इसके बारे में थोड़ा हम लोग जानेंगे। देखिए 19 जुलाई 1905 को तो लॉर्ड कर्जन ने क्या किया था, इसको अनाउंसमेंट किया था कि 19 जुलाई 1905 को होगा, ठीक है। लेकिन एक्चुअली इसको इंप्लीमेंट किया गया था 16 अक्टूबर 1905 को इसको किया गया, और 1905 में किया गया, और 1911 में इसे दोबारा हटा लिया गया लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। देख कई सारी बातें हैं। 1765 में जब बक्सर का युद्ध हुआ था तो उस समय कहे कि बंगाल जो था, बंगाल में दीवानी प्रथा भी आ गई थी। दीवानी प्रथा जब बक्सर के युद्ध के बाद जो है अंग्रेजों के पास चली गई, जो टैक्स कलेक्शन की बात थी, तो उस समय बंगाल बहुत बड़ा एक राज्य था। बंगाल में आपका बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, आसाम और बांग्लादेश था। तो यहाँ की आबादी 80 मिलियन से भी अधिक हो गई थी। तो इसे संभालना अंग्रेजों के लिए काफी मुश्किल हो गया था, और इसका विभाजन करना प्रशासनिक सुधार यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के दृष्टिकोण से करना था। और इसके अलावा भी जो था कई सारे पर्पस थे। यहाँ क्रांति को दबाना, यहाँ के जो रेवोल्यूशन हो रहे थे, जो रेवोल्यूशनरी लीडर्स हो रहे थे, जो पनप रहे थे, इसको रोकना, जो अंग्रेजों के खिलाफ काम कर रहे थे, कई सारे मुद्दे थे। तो उसके बाद लॉर्ड कर्जन ने क्या किया, 19 जुलाई 1905 को इसको अनाउंस किया, 16 अक्टूबर 1905 को घोषित कर दिया गया। पूरे बंगाल में मैंने क्रांति की लहर दौड़ गई। पूरे लोगों में एक गुस्सा था, एक खौफ था, है ना, कि ये बहुत बुरा हुआ, ये हमारे मातृभूमि के कत्ल करने के बराबर है। काफी सारा एक क्रांति चली। रविंद्रनाथ टैगोर ने तो अपनी नाइट की उपाधि भी लौटा दी। नाइट की उपाधि तो उन्होंने जलियांवाला बाग के चलते लौटाई थी, लेकिन उन्होंने इसी पे आमार सोनार बांग्ला जो है कविता लिखी थी, जो कि बांग्लादेश का अब नेशनल एंथम है। उस समय लिखा गया था लोगों के अंदर देश के प्रति एक जोश को जगाने के लिए। तो आमार सोनार बांग्ला बांग्लादेश का नेशनल एंथम है। और रविंद्रनाथ टैगोर ने ही पूरे भारतवर्ष में सबसे कहा था कि लोग एक दूसरे के हाथ में राखी बांधे रक्षाबंधन के तौर पे, इसका विरोध करने के लिए। यह विरोध काफी बढ़ता गया, और 1911 ईस्वी में आखिरकार लॉर्ड हार्डिंग के नेतृत्व में जो है, लीडरशिप में जो है, इसे वापस ले लिया गया। तो कर्जन के अनुसार आफ्टर द पार्टीशन द टू प्रोविंसेस वुड बी, दो प्रोविंस बनने वाले थे। एक था वेस्ट बंगाल, ओडिशा और बिहार एक साथ, और एक था ईस्टर्न बंगाल एंड आसाम। तो पश्चिम बंगाल जो कि ईस्ट की तरफ है, ठीक है। तो अभी भी उसे हम लोग वेस्ट बंगाल इसलिए कहते हैं कि जब उसका विभाजन हुआ था, विभाजन दो भागों में हुआ था, एक ईस्ट बंगाल और एक वेस्ट बंगाल। जो ईस्ट बंगाल का क्षेत्र है, जिसे आज हम लोग बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, आसाम अलग हो गया जो हमारे देश में है, ठीक है। और उसके बाद फिर भी बंगाल जो था वो वेस्ट बंगाल और उड़ीसा और बिहार को लेकर बहुत बड़ा राज्य था, और हिंदी भाषियों की संख्या बंगालियों से भी काफी अधिक थी। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है उसको 1911 में उन्मूलन कर लिया गया, हटा लिया गया लॉर्ड हार्डिंज के द्वारा। एक नंबर का सवाल आपको यहां से बनता है। और ब्रिटिश इंडिया का जो राजधानी थी, ठीक है, जो पहले कलकत्ता थी, उसे 1911 में कलकत्ता से हटाए कहां कर लिया गया, दिल्ली कर लिया गया। तो ये था पार्टीशन के बारे में थोड़ी मोटी मोटी बातें जो आपको इस सवाल के साथ थोड़ा मोटा जान लेना चाहिए। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट बात जो मैंने यहाँ पे हाथों हाथ लिख दी है ताकि आपको एग्जाम में काम आ जाए, जैसे सिपाही म्यूटिनी, सिपाही विद्रोह 1857 क्रांति से बोलते हैं, खिलाफत मूवमेंट 1919, और सॉल्ट मार्च जो नमक कानून तोड़ा गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन के द्वारा, वो था 1930। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको जाननी बहुत जरूरी है। अगला सवाल देखते हैं, 7 नंबर, गांधी दांडी मार्च या गांधी जी का जो सॉल्ट सत्याग्रह है, एक ही बात है, स्टार्ट हुआ था 12 मार्च से, ठीक है, साबरमती आश्रम से, इज एसोसिएटेड विद। तो ये जो साबरमती आश्रम से लेके दांडी तक, गुजरात के दांडी जो एक तटीय क्षेत्र है, समुद्री इलाका है, वहां पे शुरू हुआ था दांडी मार्च सॉल्ट सत्याग्रह। तो ये क्या से जुड़ा हुआ है, तो इसका आंसर होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। दांडी मार्च देख सकते हैं यहाँ पे तस्वीर में, 12 मार्च 1930, ठीक है। देखिए सॉल्ट सत्याग्रह के बारे में एक्चुअली ये क्या, सॉल्ट सत्याग्रह कुछ नहीं था, नमक बनाने पे अंग्रेजों ने रोक लगा रखी थी, और नमक बनाने का अधिकार केवल अंग्रेजों ने अपने पास रखा था। ये जो मोनोपोली थी, ठीक है, और जो टैक्स का जो रेजिस्टेंस था, एक टैक्स रेजिस्टेंट कैंपेन था कि हम टैक्स नहीं बनेंगे, हम नमक पे कर नहीं देंगे। और जो ब्रिटिश की जो नमक बनाने पे जो मोनोपोली थी, इसे रोकने के लिए और रोजगार बढ़ाने के लिए लोगों के पास जो है, महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया।
सॉल्ट मार्च स्टार्ट हुआ गुजरात के साबरमती आश्रम से 12 मार्च 1930 को, और बहुत बड़े लोगों का हुजूम जो है लगा शुरू हुआ। शुरू में तो 80 अनुयायी जो है उनके साथ चलना शुरू हुआ, खत्म हुआ लगभग 50,000 या उससे अधिक लोग जो है गांधी जी के साथ जो है रास्ते भर जो है जुड़ते चले गए। और ये खत्म हुआ 5 अप्रैल 1930 को दांडी में, जो गुजरात का एक तटीय क्षेत्र है। वहां पे उन्होंने नमक बना के ब्रिटिश के द्वारा मोनोपोली और उनके कर नमक सॉल्ट लॉ के कानून को तोड़ा। गांधी जी दांडी पहुंचे साबरमती से, लगभग 385 किलोमीटर की यात्रा उन्होंने करी थी और इसमें उनको 24 दिन का समय लग गया था। 6 अप्रैल 1930, याद रखिएगा 6 अप्रैल 1930 महात्मा गांधी ने जो नमक कानून है उसे तोड़ा, नमक बना के दांडी में, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा जो इम्पोज किया गया था। इसके द्वारा गांधी जी को और लगभग 60,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया सॉल्ट लॉ तोड़ने के कारण, और लगभग 1930 में ही 30 के अंत में जो है गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया गया, क्योंकि अंग्रेजों के ऊपर काफी ज्यादा दबाव था। तो काफी इंपॉर्टेंट है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला सवाल है, हु फाउंडेड द गदर पार्टी इन सैन फ्रांसिस्को इन द यूएसए। देखिए अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? बहुत स्ट्रेट सवाल है और ये सवाल का जवाब लगभग हर किसी को पता होता है। जो उस समय जो गदर पार्टी की जो कमिटी थी, कमिटी में सारे लोग थे, ज्यादातर वो लोग थे जो लोग जो यूएसए में जाके बसे थे, खासकर पंजाबी जो उनसे बनी हुई एक टीम थी। तो लाला हरदयाल जो कि हर किसी को याद रहता है, और उस समय गदर पार्टी के जो प्रेसिडेंट रहे, सभापति रहे, वो नाम है सोहन सिंह बखना। तो 1913 ईस्वी में लाला हरदयाल और सोहन सिंह बखना के द्वारा जो है गदर पार्टी की स्थापना की गई थी, ताकि ब्रिटिश को जो है कमजोर किया जा सके और ब्रिटिश के खिलाफ जो है आंदोलन चला सके, ताकि देश की आजादी में ये भी कुछ कंट्रीब्यूट कर सके। देखिए इन्हें गदर पार्टी के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि उस समय उन्होंने एक जर्नल, एक पत्रिका लॉन्च की थी जिसका नाम था गदर। गदर के यानी कि रिवोल्ट, विद्रोह, है ना। तो नवंबर 1913 में, और क्योंकि उनका जो हेडक्वार्टर था वो कहां था? हेडक्वार्टर्स द युगांतर आश्रम इन सैन फ्रांसिस्को के युगांतर आश्रम से उन्होंने एक जर्नल 1913 को लॉन्च किया, गदर। और उसके बाद ही, गदर का मतलब होता है रिवोल्ट या विद्रोह, या सरकार के खिलाफ बोलना, सरकार के नियमों के खिलाफ, सरकार कानून को ना मानना। तो इसी गदर के चलते जो पत्रिका है गदर, इसी के चलते जो है इस पार्टी का नाम द गदर पार्टी पड़ा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल देखते हैं। मृणालिनी साराभाई, मल्लिका साराभाई, पद्म सुब्रमण्यम, लीला सैमसन, यामिनी कृष्णामूर्ति, रुक्मिणी देवी अरुंडेल, जिसके बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया है, एंटी बाला सरस्वती, ये फेमस है आखिर किस तरह के क्लासिकल डांस के लिए? तो इसका सही आंसर क्या होगा? बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है, 1 नंबर का भरतनाट्यम। जितने भी भारत में क्लासिकल डांस फॉर्म्स हैं, 15 या 15 से, ऐसे तो 8 हैं, लेकिन मैंने 15 के बारे में अपने वीडियो नंबर 1 और वीडियो नंबर 2, किसमें, जो WBPSC सब इंस्पेक्टर की, जो मैंने फूड सब इंस्पेक्टर की जो मैंने वीडियो ली थी, 1 नंबर और 2 नंबर, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखी है, वहां मैंने 15 के 15 पूरे भारत में मिलने वाले शास्त्रीय नृत्य यानी क्लासिकल डांस फॉर्म्स के बारे में विद पिक्चर, विजुअलाइजेशन, उनके ओरिजिन, उनके मतलब, सब कुछ मैंने पढ़ा दिया है। उसके अलावा कोई सवाल पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, यहाँ से ये पूछा गया कि ये जो लोग हैं ये किस डांस फॉर्म से हैं, तो भरतनाट्यम। यहाँ मैंने कुछ एक तस्वीर दे दी है, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन के रूप में आपसे पूछा जाएगा, जो पद्म अवार्ड दिया जाता है ये कितने तरीके का होता है, इनके नाम क्या है? ठीक है, तो आप बोलेंगे पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, जिनकी तस्वीर है, पद्म लिखा हुआ है ऊपर में, कमल के फूल की तरफ पद्म बोलते हैं। तो ये पद्म अवार्ड्स है जो लोगों को अलग अलग फील्ड में एक्सीलेंस के लिए मिलता है। अगला सवाल है, ऑल द इंटरैक्टिंग ऑर्गेनिजम्स, जो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, बायोटिक मतलब जो लिविंग बीइंग है, ठीक है, जैविक है, इन एन एरिया टुगेदर विद द नॉन लिविंग कॉन्स्टिट्यूएंट, जो निर्जीव के साथ, जो जिसे हम लोग एबायोटिक कहते हैं, ऑफ द एनवायरमेंट फॉर्म एंड, यानी कि देखिए ये जो सनलाइट है, ठीक है, या एयर है, या हम कहें वाटर है, या हम कहें विंड है, ये सब जो है जो निर्जीव चीज है, नॉन लिविंग है, इन्हें हम कहते हैं एबायोटिक। क्या कहते हैं? एबायोटिक। और ये जो इंसेक्ट है, कंगारू, फ्लोरा, फाउना, प्लांट, ट्रीज, फिश,
प्रोटोजोआस, एल्गे, बैक्टीरिया, जो भी प्लैंकटन, फंजाई, जो भी देखते हैं, ये सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग थिंग्स। ये दोनों आपस में साथ मिलकर पर्यावरण में एक जो परिस्थिति तंत्र, एक इको सिस्टम तैयार करते हैं, जिसके अंदर प्राणी जो है एक दूसरे के परस्पर सहयोग से जीवित रहते हैं और एक दूसरे का उपकार करते हैं। पूरे मानव जाति, पूरी सृष्टि का उपकार कहते हैं। इस सिस्टम को क्या बोलते हैं? तो इस सिस्टम को कहते हैं इकोसिस्टम, यानी कि परिस्थिति तंत्र। बहुत जरूरी है। इसको अगर आप किसी भी तरह से हानि पहुंचाते हैं, ठीक है, तो पूरा का पूरा आपके आसपास का जो इकोसिस्टम है खराब हो जाएगा और इसका प्रभाव लॉन्ग टर्म में बहुत भयानक देखने को मिलता है। अगला सवाल है, फ्रॉम विच कंट्री डिड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोरो द आइडिया ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसे हम लोग शॉर्ट में डीपीएसपी कहते हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। अगर आप किसी राज्य के नागरिक, देश के नागरिक इस राज्य में रहते हैं, तो हर राज्य का अपना एक डीपीएसपी होता है, जहां के चीजों को मानने की आपसे अपेक्षा की जाती है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इस राज्य की जो नीति निर्देशक सिद्धांत है, ये हमारे संविधान में तो लिया गया है, लेकिन चूंकि हमारा संविधान बहुत ही लॉन्ग, लेंथीएस्ट, बल्किएस्ट संविधान है और सभी देशों के संविधान से कुछ ना कुछ हमने लिया है, बोरो किया है। तो ये डीपीएसपी की अवधारणा हमने कहां से ली है? ये हमने ली है आयरलैंड से। तो आयरलैंड से जो हमने डीपीएसपी लिया है, आयरलैंड के संविधान से हमारे भारत संविधान में जो हमने लिया है, उससे क्या इंपॉर्टेंस है? एक तो है कि डीपीएसपी हमने लिया, राज्यसभा में जो हमारे देश के राष्ट्रपति 12 लोगों को नॉमिनेट करते हैं, ये प्रक्रिया भी आयरलैंड से ली गई है। राष्ट्रपति का इलेक्शन जो होता है, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होता है, जिसके लिए एक इलेक्टोरल कॉलेज बनाया जाता है, जिसके अंदर ये डिसाइड किया था कौन कौन होगा, उसकी अवधारणा भी यहीं से ली गई है। और जो डीपीएसपी हमने पढ़ रहे हैं, राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत, वो भी आयरलैंड से ही लिया गया है। अब यहाँ पे बात यह है कि क्या केवल एक ही सवाल कर लेने से हो जाएगा? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से बहुत सारे सवाल आ सकते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। आज में गणेश जी का, भगवान गणेश जी आज विदा हो रहे हैं, उनका विसर्जन है, तो बाहर बहुत सारे पटाखों या बम की आवाज आ रही होगी, तो आप थोड़ा सा उसको अवॉइड करें, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज प्रेजेंटेशन मैंने आप लोगों के लिए बनाया है। देखिए, सबसे पहला है कि हमारे संविधान का जो बोरोइंग्स है, जो हमारा संविधान है, कहां से क्या क्या लिया गया है। अब इसको कहां खोजेंगे, इसलिए मैंने इसको कंपाइल करके एक जगह इकट्ठा किया है। सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से जो बना था, जो पहला मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, छोटा संविधान जिसे कहते हैं, यहां से क्या क्या लिया गया था? फेडरल सिस्टम, पढ़ते जाइए। ऑफिस ऑफ गवर्नर, गवर्नर का एक ऑफिस होगा। पब्लिक सर्विस कमीशन हर राज्य में अभी है। पीएससी सिविल सर्विस है। इमरजेंसी का जो प्रोविजंस है, लिया गया था। इमरजेंसी का प्रोविजन जर्मनी से भी लिया गया था, शुरुआत इसकी यहां से हुई थी। और जो जुडिशरी सिस्टम है हमारे देश में, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जजेस की जो एक प्रणाली है, एक जो न्यायपालिका है, उसका भी जो अवधारणा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ली गई थी। आगे अगर हम बात करें ब्रिटेन से, यानी यूके से, हमने क्या क्या लिया है, तो यहाँ पे है लॉ मेकिंग प्रोसीजर, कानून कैसे बनेगा, कानून के नियम, रूल ऑफ लॉ। सिंगल सिटीजनशिप है। बाइकैमरल पार्लियामेंट्री सिस्टम, यानी कि विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा होगा, ठीक है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये हमारा जो सरकार जो होगा, पार्लियामेंट चलेगा। पार्लियामेंट्री प्रिविलेज, बहुत सारे संसद में जो लोग जाते हैं उनके बहुत सारे प्रिविलेज उनको मिलते हैं। कैबिनेट सिस्टम होगा, इसलिए कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, केंद्रीय मंत्री। प्रीरोगेटिव रीट्स होंगे, बहुत सारे रीट्स इशू किए जाते हैं। और ऑफिस ऑफ कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जो कि पूरे देश का ऑडिट करता है, सरकार का ऑडिट, सरकार के बही खातों का हिसाब रखता है, ठीक है। ये ब्रिटेन से। आगे है यूएसए, तो यूएसए से हमने क्या क्या लिया है, तो भाई हमारे देश का प्रियम्बल, जो संविधान का पहला पन्ना होता है, प्रस्तावना संविधान की आत्मा होती है। पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, रिमूवल ऑफ सुप्रीम एंड हाई कोर्ट के जजेस का, हमारे मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स, जुडिशियल रिव्यू और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की, हमारी जो न्यायपालिका है वो कार्यपालिका से बिल्कुल अलग है, कोई उस पर हस्तक्षेप नहीं होगा, वो इंडिपेंडेंट होगा। बात करते हैं कनाडा की, जिसके साथ अभी बहुत झमेले चल रहे हैं और भारत ने वीजा बंद कर दिया है कनाडा के लोगों के लिए। तो कनाडा से क्या क्या लिया गया है? फेडरलिज्म विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, फेडरलिज्म तो होगा, संघ तो होगा, लेकिन सेंटर काफी मजबूत होगा और वो राज्य पे भारी पड़ेगा। रेसिडुअरी पावर्स ऑफ सेंटर्स, सुप्रीम कोर्ट्स की एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर बाय द सेंटर, केंद्र के द्वारा जो है राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति, ये भी कनाडा के से ली गई है।
आगे है आयरलैंड, हमने पढ़ा अभी, डीपीएसपी मेथड ऑफ प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस और द नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट। इसके बाद अगर हम जर्मनी की बात करें कि जर्मनी की बात करें तो जर्मनी के जो संविधान है जिसे हम लोग वीमार कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, वीमार कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, तो जर्मनी के वीमार कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोगों ने इमरजेंसी की प्रोविजंस ली है, ठीक है, जिसमें हम लोग नेशनल इमरजेंसी, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी तीनों के प्रावधान है, ठीक है। आगे देखते हैं ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया है, तो कंकरेंट लिस्ट। तो लिस्ट तीन तरह के होते हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। जो कंकरेंट लिस्ट है वो लिस्ट है, इसमें वो सब्जेक्ट टॉपिक आते हैं जिसके ऊपर सरकार और राज्य दोनों का ही अधिकार होता है, दोनों इस पे नियम कानून बना सकते हैं। ट्रेड एंड कॉमर्स के जो प्रोविजंस है जो व्यापार करने के लिए जरूरी होते हैं, व्यापार की आजादी के लिए फ्रीडम ऑफ ट्रेड के प्रोविजंस, और लोअर हाउस और अपर हाउस यानी कि लोकसभा राज्यसभा का जो ज्वाइंट सिटिंग होता है जिसे प्रेसिडेंट बुलाते हैं और जिसके चेयरपर्सन जो है स्पीकर होते हैं, उनकी अनुपस्थिति में डिप्टी स्पीकर होता है, इसके प्रोविजंस भी ऑस्ट्रेलिया से ही ली गई है। आगे है साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका से क्या लिया गया है, अमेंडमेंट जो होगा, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगा, जो संविधान में सुधार होगा, वो पार्लियामेंट में उपस्थित 2/3 मेजोरिटी से होगा। और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इन राज्यसभा, राज्यसभा में किस पार्टी से, किस राज्य से कितने लोग आएंगे, ये वहां की जनसंख्या पे डिपेंड करता है कि वहां से आने वाले लोगों की संख्या राज्यसभा में कितनी होगी। इसमें यूपी सबसे आगे है क्योंकि वहां की जनसंख्या सबसे ज्यादा है। बात करते हैं जापान की। तो जापान से हमने क्या लिया है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ की जो प्रावधान है हमने जापान से लिया है। आगे है फ्रांस हमने लिया है रिपब्लिकन सिस्टम और लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, जो तीनों बातें आपने कहां देखी, कहां पढ़े होंगे, हमारे देश के प्रियम्बल में। हमारे देश की जो प्रस्तावना है वहां पे जो लिबर्टी, इक्वलिटी और जो फ्रेटर्निटी की भावना है वो यहां से कहां से ली गई है, फ्रांस से ही ली गई है, ठीक है। आगे है यूएसएसआर। तो यहां से हमने क्या लिया है, फंडामेंटल ड्यूटी, जो हमारे मौलिक कर्तव्य है, इसके बारे में मैंने वीडियो नंबर 2 में पढ़ा दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं और जस्टिस होना चाहिए, चाहे वो सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय, इकोनॉमिक यानी कि आर्थिक न्याय, या राजनीतिक यानी कि पॉलिटिकल जस्टिस की जो भावना है वो भी यूएसएसआर से ली गई है। अगला सवाल है कि आउट ऑफ 245 मेंबर्स ऑफ राज्यसभा हाउ मेनी मेंबर आर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट। कह रहा है कि राज्यसभा के 245 मेंबर में से कितने मेंबर को हमारे देश के राष्ट्रपति जो है क्या करते हैं, नॉमिनेट करते हैं। जो लोग जो है साइंस, आर्ट, सोशल सर्विस, समाज सेवा या लिटरेचर, साहित्य में काफी एक्सीलेंस है, वहां से 12 लोगों को राष्ट्रपति का अधिकार है कि वो राज्यसभा में क्या कर सकते हैं, नॉमिनेट कर सकते हैं। देखिए ये है, इसका आंसर तो हो जाएगा 12, पर इसको समझने की जरूरत है बहुत बारीकी से। राज्यसभा का जो कंपोजिशन है कि कितने मेंबर होंगे, कौन कहां से आएंगे, राज्य से कितने आएंगे, जो यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है, वहां से कितने आएंगे, इसकी अवधारणा आर्टिकल नंबर 80 में दी गई है। यानी आर्टिकल नंबर 80 में हम लोग कंपोजिशन राज्यसभा के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, इसके मेंबर के बारे में पढ़ते हैं। अभी वर्तमान में इसके जो मेंबर है वो कितने हैं, 245। कितने मेंबर है, 245 मेंबर है। सीट कितने हैं, 250। 238 जो होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं अपने स्टेट और यूनियन टेरिटरीज को, और 12 लोग जो है उसे राष्ट्रपति चुनते हैं, ठीक है। और इस वक्त हमारे राज्यसभा में 245 मेंबर है, जिसमें से 229 जो है वो राज्य से आते हैं, 4 जो है वो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरी से आते हैं, और 12 लोगों को राष्ट्रपति जो है आर्ट, साइंस, लिटरेचर, सोशल सर्विस के जिन लोगों ने काफी एक्सीलेंस हासिल किया है, कामयाबी हासिल की है, वहां से लिए जाते हैं, ठीक है। और राज्यसभा में जो सीटों का जो एलोकेशन होता है कि किस राज्य से के राज्यसभा में आने वाले जो प्रतिनिधि कितने होंगे, वो वहां के पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट या पॉपुलेशन ऑफ द यूनियन टेरिटरी, केंद्र राज्य की जनसंख्या या केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या के हिसाब से ही निर्धारित होता है। राज्यसभा जो है एक परमानेंट हाउस है, ये कभी भंग नहीं होता, इसे कभी भी डिसॉल्व कंप्लीटली नहीं किया सकता। तो पार्लियामेंट का वो हाउस जो परमानेंट होता है, जो डिसॉल्व नहीं कर सकते, वो है राज्यसभा। इसे हम लोग अपर हाउस भी कहते हैं, और जो लोअर हाउस होता है, जो पॉपुलर हाउस होता है, द हाउस ऑफ पीपल होता है, उसे हम लोग लोकसभा कहते हैं, ठीक है। और याद रखिए हर 2 साल में राज्यसभा में जो मेंबर है उसका 1/3 यानी कि हर 3 में से 1 बंदा जो है राज्यसभा का जो मेंबर हर 2 साल में अपने 6 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद जो है वो रिटायर हो जाता है। फिर उसके प्लेस को भरने के लिए अलग से प्रतिनिधि वहां पे आते हैं। तो ये थे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें।
केमिकल नेम ऑफ विनेगर कह रहा है कि विनेगर का जो रासायनिक नाम है, जो हम लोग घर में विनेगर जो इस्तेमाल करते हैं कई सारे फास्ट फूड में या खाने को नरम करने के लिए, मीट वगैरह में करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो विनेगर का केमिकल नाम क्या है? तो विनेगर का केमिकल नाम है एसिटिक एसिड। क्या है? एसिटिक एसिड। पर इसका एक और नाम है जो बहुत लोग नहीं जानते हैं, वो है इथानोइक एसिड, जिसका केमिकल फॉर्मूला है CH3COOH, और जिसका जो कंपाउंड है, जो कि केमिकल बॉन्डिंग है, वो इस तरह से होता है। एक पिक्चर मैंने दिखा दी, हालांकि आएगी नहीं, लेकिन देख ली ताकि चीजें इंटरेस्टिंग हो जाए, विजुअलाइज कर सके चीजों को। ठीक है, तो केमिकल नेम ऑफ विनेगर, एग्जाम में रसायनों के हम लोग जो घर में जो केमिकल वगैरह यूज करते हैं, इनके केमिकल नाम है और केमिकल फॉर्मूला भी है, और इसके ऊपर एग्जाम में ढेर सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए उसे हम लोग कवर कर लेते हैं, ताकि उसको अलग अलग सवालों के माध्यम से पढ़ने की जरूरत नहीं, एक ही स्लाइड में आपको सब कुछ मिल जाएगा। सबसे पहले देखते हैं, आपने दवाइयां खाते होंगे जिसमें एस्पिरिन होती है, आपके घर में बेकिंग सोडा का इस्तेमाल होता है, खाने वाला सोडे का, ब्लीचिंग पाउडर के इस्तेमाल से आप घर को, बाथरूम को आप साफ करते हैं, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर से, और बोराक्स जो आप अपने इस्तेमाल किया होगा, मेरे ख्याल से कैरम खेलने समय भी जो हम पाउडर वगैरह यूज करते हैं, मेरे ख्याल से, आई माइट बी रॉन्ग, बोराक्स का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो एस्पिरिन है, जिसका केमिकल नाम है एसिटिल सैलिसाइक्लिक एसिड, जिसे कॉमन है एस्पिरिन के नाम से पुकारते हैं, इसका केमिकल फॉर्मूला C9H8O4 है। इसके बाद सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे हम लोग घर में क्या कहते हैं? बेकिंग सोडा कहते हैं, बेकिंग सोडा, इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है? NaHCO3 है। आगे आते हैं कैल्शियम क्लोरोहाइफो, यानी कि क्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर जिसे कहते हैं, CaClO2, इसका केमिकल फॉर्मूला है। सोडियम टेट्राबोराट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? बोरैक्स कहते हैं, Na2B4O7.10H2O कहते हैं। तो ये एस्पिरिन, बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, बोरैक्स के जो घर में यूज आमतौर पर हम लोग यूज करते हैं किसी ना किसी पर्पज में, एस्पिरिन का इस्तेमाल मेडिसिन के रूप में करते हैं, ये इनका केमिकल कॉमन नेम है, ये केमिकल नाम है। आगे है, ये जो आप देख रहे हैं, ये क्या है? कास्टिक सोडा। ये क्या है? कास्टिक सोडा। ये जो आप घर में कपड़े धोने के लिए जो वॉशिंग पाउडर जो आप इस्तेमाल करते हैं, वॉशिंग सोडा जो इस्तेमाल करते हैं, ये क्या है? ये आपका ड्राई आइस है। ये क्या है? ड्राई आइस है। ये क्या है? ये आपका वॉशिंग सोडा है। ये आपका क्या है? ये आपका कास्टिक सोडा है, ठीक है। और ये आपका क्या है? ब्लू विट्रॉयल। क्या है ये? ब्लू विट्रॉयल। इसके बारे में जैसे बाद में पढ़ सकते हैं हम लोग। तो जो कास्टिक सोडा है, इसका केमिकल नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। वॉशिंग सोडा को हम लोग सोडियम कार्बोनेट, ड्राई आइस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। और आपका जो ब्लू विट्रॉयल है, इसे हम लोग कॉपर सल्फेट कहते हैं। क्या कहते हैं? CuSO4, यानी कि कॉपर सल्फेट लिखा हुआ है CuSO4। ड्राई आइस यानी कार्बन डाइऑक्साइड, CuSO4। आपका कास्टिक सोडा यानी NaOH, और वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला आपका दिया हुआ है। आगे है ग्रीन विट्रॉयल। आपने ब्लू विट्रॉयल देखा, यहाँ पे ग्रीन विट्रॉयल है, ये व्हाइट विट्रॉयल है, और ये क्या है? ऑयल ऑफ विट्रॉयल है, जिसे आम भाषा में आप लोग सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4 कहते हैं, जो बहुत ही खतरनाक होता है। तो ग्रीन विट्रॉयल को हम लोग कहते हैं फेरस सल्फेट यानी FeSO4। व्हाइट विट्रॉयल को कहा जाता है जिंक सल्फेट यानी कि ZnSO4। और ऑयल ऑफ विट्रॉयल कहा जाता है सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4। FeSO4, ZnSO4, H2SO4। Fe हो गया फेरस सल्फेट, ZnSO हो गया जिंक सल्फेट, H2SO हो गया सल्फ्यूरिक एसिड, यानी कि जो आपको दिया है H2SO4, ठीक है। आगे है कैल्शियम ऑक्साइड। ये तो देख रहे हैं कैल्शियम ऑक्साइड, इसे हम लोग क्या कहते हैं? चूना जो बोलते हैं, इसको हम लोग क्विक लाइम जो बोलते हैं, जो पानी है बहुत जल्दी घुल जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं, CaO। इसके बाद है कार्बोक्सिल क्लोराइड, इसे हम लोग फॉस्जीन कहते हैं, ठीक है। देख सकते हैं स्मेल्स लाइक मस्टी है, जो सरसों का जो घास जो काट के निकालते हैं, पुआल जो होता है, उसकी जो गंध होती है वैसी गंध होती है, COCl2। और कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, जिसे हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं, जो इस तरह से जो प्लास्टर वगैरह जो किए जाते हैं, पैरों का जो बनाया जाता है लोगों के लिए, फ्रैक्चर होने पे या दांतों का जो एक डिजाइन बनाया जाता है, ये सब प्लास्टर ऑफ पेरिस से किया। तो काफी मेडिसिनल या मेडिकल लाइन में इनके इस्तेमाल है, घरेलू जीवन में भी इसके इस्तेमाल है। आगे है मीथेन। तो जो मार्श गैस होता है, जहां पे बहुत ज्यादा घास वगैरह उग जाती है और एक तरह की गंध निकलती है वहां से, जो इसे मार्श गैस कहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? मीथेन कहते हैं, यानी कि CH4 इसे कहा जाता है। सोडियम क्लोराइड, जिसे आम भाषा में हम लोग नमक जो घर में इस्तेमाल करते हैं, यानी NaCl। और म्यूरियाटिक एसिड जो आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसे HCl कहते हैं, यानी इसे क्या कहते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। तो ये केमिकल नाम है, ये कॉमन नेम है, और वो केमिकल फॉर्मूला है।
नाइट्रस ऑक्साइड जिसे हम लोग लाफिंग गैस कहते हैं, जिसके सानिध्य में आने से आपको ना चाहते हुए भी लोगों को हंसना पड़ता है, तो लाफिंग गैस को ही बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि N2O। और उसी तरह से क्लोरोपिक्रिन जिससे आपको रुला दिया जाता है, और दंगों फसादों में पुलिस जो है भीड़ को कंट्रोल करने के लिए टीयर गैस के गोले छोड़ती है, इसे कहते हैं C10H5 and ClN2 यानी कि क्लोरोपिक्रिन। और कैल्शियम हाइड्राइड जिसे हम लोग हाइड्रोलिथ कहते हैं, CaH2। ठीक है, थोड़ा सा दिखने में काफी धुंधला हो रहा होगा, जो भी अवेलेबल था मैंने आपके लिए यहाँ प्रेजेंट कर दिया है। इसके बाद है डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन, डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन जिसे लोग फ्रेयन कहते हैं, जिसका इस्तेमाल फ्रिज वगैरह में या कूलर वगैरह में भरने के लिए किया जाता है, CF2Cl2। कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट जिसे हम लोग जिप्सम कहते हैं, जिप्सम का इस्तेमाल बहुत जगहों पे चीजों को एक तरह से क्या कहें गीला करके उसको साटने के लिए, उसको चिपकाने के लिए करते हैं। जिप्सम के बहुत सारे चीजें घर में, सीलिंग वगैरह भी जो है जिप्सम वगैरह के बहुत सारे डिजाइन वगैरह आ जाते हैं, उससे बनते हैं CaSO4 2H2O। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसे हम लोग स्लैक्ट लाइम कहते हैं, और कार्बोलिक एसिड यानी कि जो फिनॉल जो घर में इस्तेमाल होता है जिसे कार्बोलिक एसिड कहते हैं, ये हो गया फिनॉल। ठीक है, इसके बाद का सवाल है द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर इज ड्यू टू, हमारा जो ओजोन का जो परत है ये डिप्लीट हो रहा है, ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है, यानी कि थिनिंग हो रहा है, पतला हो रहा है, छेद नहीं पतला हो रहा है। और ये किस कारण से हो रहा है, तो इसका सही आंसर होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो गैस होती है इससे। देखिए हमारे पृथ्वी में कई कारणों से जो है आपका दो तरह के गैसेस बनते हैं, जिसमें से एक का नाम है आपका ब्रोमीन और एक का नाम है क्लोरीन। ये जो हमारे देश में जो अलग अलग इंडस्ट्रीज है, जहाँ पे इंडस्ट्रियल सामान बनते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, और हम लोग ये बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जिससे ब्रोमीन और क्लोरीन निकलते हैं, जैसे घर में एसी का होना, रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज का होना, ये भी हमारे ओजोन के लिए, एटमॉस्फेयर के लिए बहुत ही घातक है, बहुत ज्यादा घातक है। तो ओजोन लेयर डिप्लीशन जो है ये क्या है, एक्चुअली ग्रेजुअल थीनिंग है, यानी ट्रोपोस्फेयर के ऊपर जो स्ट्रेटोस्फेयर की जो परत होती है, वीडियो नंबर 2 में मैंने पढ़ाया था पूरे एटमॉस्फेरिक लेयर के बारे में, इसी में ओजोन यानी कि O3 पाया जाता है, जिसमें ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये ब्रोमाइन और क्लोराइन का एक मॉलिक्यूल, बहुत आश्चर्य की बात है कि जितनी तेजी से O3 यानी कि ओजोन लेयर में पाई जाने वाली O3 गैस बनती है, उससे कहीं ज्यादा स्पीड में ब्रोमाइन या क्लोराइन का एक मॉलिक्यूल ओजोन लेयर के O3 के 1 लाख मॉलिक्यूल को तोड़ देता है। आप बताइए एक किसके बराबर है, 1 लाख के बराबर है। यानी ब्रोमीन और क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल हमारे ओजोन लेयर में मिलने वाले O3 के मॉलिक्यूल के 1 लाख मॉलिक्यूल को एक बार में तोड़ देता है। जितनी तेजी से ये बनता नहीं है उतनी तेजी से इसे तोड़ दिया जाता है, और यहाँ पे क्या होता है, ये पतला हो जाता है। और सूरज की जो अल्ट्रावायलेट A, B और जो C जो खतरनाक किरणें हैं, ये बिना फिल्टर हुए कम मात्रा में फिल्टर होकर पृथ्वी पहुंच रही है, जिससे बहुत सारी खतरनाक बीमारी, इसमें से एक है मेलानोरमा, यानी जिससे हम लोग स्किन कैंसर कहते हैं। क्या कहते हैं, स्किन कैंसर कहते हैं। इस तरह की बीमारियां हो रही है, तो इसके लिए क्लोरीन ब्रोमीन क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो गैस बनती है इसके लिए बहुत ज्यादा जिम्मेदार है। हम भी जिम्मेदार है, इंडस्ट्री भी जिम्मेदार, आमतौर पर मनुष्य ही इसके लिए जिम्मेदार है। अगला सवाल है पेनिसिलिन, नाम सुना होगा आपने, वन ऑफ द वर्ल्ड फर्स्ट एंटीबायोटिक, जिस संसार का पहला एंटीबायोटिक बोला जाता है, और डिस्कवर्ड बाय। जब भी हम बीमार होते हैं, बुखार होता है, डेंगू होता है, मलेरिया होता है, तो सबसे पहले हम लोग अगर ठीक ना हो तो एंटीबायोटिक दी जाती है ताकि उस जीवाणु को मारा जाता है। ठीक है, तो इसकी खोज सबसे पहले किसने की थी, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। किसने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। तो पेनिसिलिन का इस्तेमाल कई तरह की बीमारियों में होती है। यहाँ पे एक आदमी का फोटो दिया हुआ है जिसमें ओटिस मीडिया कान का, मेनिंजाइटिस गले की खराश, सोर थ्रोट, निमोनिया, श्वास से संबंधित बीमारियां यानी कि रेस्पिरेटरी इंफेक्शन, सेप्टिसीमिया अगर घाव हो गया हो, या पेरिटोनिसिस या गैनोरिया यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन, यानी आपके पेशाब की नली में किसी तरह का इंफेक्शन होता है, तो वहां भी ओरल या वैक्सीनेशन के जरिए जो है हम लोग पेनिसिलिन जो है रोगी को देते हैं ताकि इसको ठीक किया जा सके, जिसकी खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। परमानेंट रेवेन्यू सेटलमेंट ऑफ बंगाल वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, अभी हमने थोड़ी देर पहले एक स्लाइड दिखाया था जहां मैंने लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में पढ़ा। तो 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने परमानेंट रेवेन्यू सेटलमेंट जो है लागू किया। अब देखिए बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, देखिए मुगल काल के समय बंगाल, बिहार और उड़ीसा में जो है
जो जो लैंड रेवेन्यू था वो जमींदार कलेक्ट करते थे, यानी कि खेतों से जो भी रेवेन्यू किसान खेती करके कमाते थे उसके सारा लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने का बंगाल, बिहार और उड़ीसा में जमींदारों का था। अब चूंकि जब बैटल ऑफ बक्सर 1762 ईस्वी में हुआ, अंग्रेजों की जीत हुई, तो दीवानी जो है जमींदारों से हटके, मुगलों से हटके जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चली आई। हुआ ये कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर को ना तो इसके बारे में कुछ पता था, ना ही भारतीय संस्कृति ट्रेडिशन, ना ही उनको ये ज्ञान था कि ये करे कैसे, कलेक्शन कैसे करे, उनको पता नहीं था। तो उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के किसी ऑफिसर को इसके बारे में कोई नॉलेज था नहीं, लोकल लॉस के बारे में नहीं पता था, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, जो लैंडलॉर्ड थे यानी कि जो जमींदार थे उस समय के, उस समय को क्या किया, उनको सुपरवाइज किया कि भैया आपको ही कलेक्शन करना है। तो उन्होंने क्या किया, राजाओं को और तालुकदारों को जमींदार बना दिया, उन्हें जमीन का मालिकाना हक दिया और कहा कि आप जमीन रख सकते हैं, बेच सकते हैं और जमीनों को ट्रांसफर भी कर सकते हैं, किसानों से खेती कराइए और रेवेन्यू हमको दीजिए। शर्त क्या थी कि जितना भी रेवेन्यू आएगा, बहुत ही खतरनाक था, जितना भी रेवेन्यू आएगा उस रेवेन्यू का 11 में से 10 हिस्सा, जी हाँ, रेवेन्यू का 10/11 मैंने 11 रुपए की कमाई अगर है तो उसमें से 10 रुपए जो है इन जमींदारों को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को देना पड़ता था। और ये परमानेंट था, फिक्स था, कोई बढ़ने घटने की बात नहीं है। और जो बच गया 1 रुपया ये जमींदार जो है अपनी कमाई के रूप में रख सकते थे। इससे क्या हुआ, काफी ज्यादा प्रभाव, और किसानों ने जो है इसको एक अत्याचार के रूप में लिया कि हमारे वह बहुत ज्यादा अत्याचार है, और जो किसान ये नहीं कर पाते थे उन्हें उनके खेतीहर जमीन से बाहर निकाल दिया जाता था, या उन्हें लोन लेना पड़ता, ऋण लेना पड़ता। वो ऋण चुकाते चुकाते वो मर जाते, लेकिन ऋण कभी पूरा नहीं होता। 1770 की बात आप याद रखिएगा, 1 नंबर का सवाल यहां से आएगा, जिसे कहते हैं टेरिबल ग्रेट फेमाइन इन बंगाल। बंगाल में जो एक जो अकाल पड़ा था, जिससे कम से कम 10 मिलियन लोग यानी कि 1 करोड़ से भी अधिक लोगों की मौत हो गई सिर्फ अकाल से। इससे पूरा भारत जो है आर्थिक व्यवस्था जो है बैकफुट पे आ गया। ब्रिटिश ऑफिसर को लगा कि इन्वेस्टमेंट, जो लैंड में इन्वेस्ट करना और लैंड खेती को बढ़ाना, ये बहुत अच्छा आइडिया है, और इसीलिए 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या किया, परमानेंट सेटलमेंट एक्ट को लागू कर दिया। तो ये थी परमानेंट सेटलमेंट एक्ट की थोड़ी सी बातें जो आपको जानना बहुत जरूरी है सवाल के साथ, ठीक है। सवाल नंबर आते हैं 17 में, द क्विट इंडिया रेजोल्यूशन, जो कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का, प्रपोज द स्टार्टिंग ऑफ अ नॉन वायलेंट मास स्ट्रगल, जो कि एक अहिंसक जन आंदोलन था, अहिंसक, ऑन द वाइडेस्ट पॉसिबल स्केल, जितनी बड़ी मात्रा में पूरे देश में इसको फैलाया गया। Who gave the mantra do or die for this struggle? तो वो कौन नेता थे जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में जो है करो या मरो का नारा दिया गया था? किसने दिया था? तो बहुत ही आसान है, करो या मरो का नारा जो है महात्मा गांधी ने दिया था। उनके ऊपर एक स्टाम्प भी है, ठीक है। क्विट इंडिया मूवमेंट की एक उस समय की पेपर कटिंग है, 8 अगस्त, महात्मा जी डू और डाई, करो या मरो। जवाहरलाल नेहरू का महात्मा गांधी के साथ भारत छोड़ो आंदोलन का सब विचार विमर्श करते हुए कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कैसे लोगों को इसका हुजूम एक जोड़ा जाए। देखिए, जब क्रिप्स मिशन जो है 1942 में जब फेल हो गया, जब भारत में क्रिप्स मिशन आया था और बात नहीं बनी, ठीक है, भारतीयों के साथ, तो उसका इमीडिएट इफेक्ट ये हुआ कि महात्मा गांधी ने कांग्रेस के साथ मिलकर इंडियन नेशनल कांग्रेस में, जो महात्मा गांधी ने 1942 में बॉम्बे में जब अधिवेशन हुआ था, तो क्विट इंडिया रेजोल्यूशन कि भारत छोड़ो आंदोलन कि हम शुरू करेंगे, देश से अंग्रेजों को हटाना ही है, ठीक है। इसे अगस्त क्रांति के नाम से भी हम जानते हैं, 1 नंबर का सवाल है। और आईएनसी के बॉम्बे सेशन में इसका रेजोल्यूशन लिया गया था क्विट इंडिया मूवमेंट का, ये भी 1 नंबर का सवाल है। अगस्त क्रांति इसका एक और नाम है। पहला नेशनल फ्लैग, राष्ट्रीय झंडा जो इसमें फहराया गया था, वो किसने फहराया था? अरुणा आसफ अली ने फहराया था इन ग्वालियर टैंक मैदान में। ग्वालियर टैंक मैदान में अरुणा आसफ अली ने पहला राष्ट्रीय झंडा इस आंदोलन के समय फहराया था। और उस समय महात्मा गांधी ने इस आंदोलन के समय नारा दिया था कि करो या मरो, अपनी मातृभूमि की रक्षा करने के लिए अगर तुम्हें सर्वस्व भी निछावर करना पड़े तो तुम्हें करना होगा। विद द क्विट इंडिया मूवमेंट, और इसी आंदोलन के साथ जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट अगेंस्ट ब्रिटिश रूल एंड द प्रपोजल फॉर द प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो इससे अंग्रेज काफी भयभीत हो गए, क्योंकि जिस तरह से जन समुद्र जो है, जन आंदोलन जो है, पूरे लोग हर जगह से अपनी जो यूथ थे अपना कॉलेज छोड़ रहे थे, स्कूल छोड़ रहे थे, सब क्रांति में शामिल हो जाए, देश के लिए कुछ करना चाहते थे, देश के लिए मर मिटने का जज्बा था।
हर कोई अपने जॉब छोड़ के आ रहा था, नौकरियां छोड़ के आ रहा था, अब तो करेंगे या मरेंगे। इससे अंग्रेज सरकार जो है काफी घबरा गई और उन्होंने भारत के लिए एक प्रोविजनल गवर्नमेंट देने का वादा किया कि चलिए एक इंतरिम सरकार जो है, अंतरिम सरकार आपके लिए हम बना देते हैं। ठीक है, अगला सवाल है ब्राइटेस्ट एंड हॉटेस्ट प्लैनेट इन आवर, हमारे सौर प्रणाली में सबसे गर्म और सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट जो है, विच इज ऑल्सो कॉल्ड इवनिंग स्टार, जिसे हम लोग संध्या तारा या भोर का तारा भी कहते हैं, इस तारे का नाम क्या है? तो इस तारे का नाम है शुक्र तारा, जो सुबह सुबह सूरज के उगने के पहले या शाम को सूर्य के डूबने के ठीक समय जो है आपको आकाश में जो है दिखाई देगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी का जो डायमीटर है उसका 95% है और पृथ्वी के चारों ओर 225 अर्थ डे में घूम लेता है। ठीक है, और काफी पथरीला और हॉटेस्ट प्लैनेट है यहाँ का सोलर सिस्टम जो है, ऑल्सो कॉल्ड द इवनिंग स्टार एंड द मॉर्निंग स्टार। देखिए बुध शुक्र, सूरज के सबसे नजदीक बुध है, ठीक है, उसके पीछे शुक्र है, लेकिन शुक्र गर्म है, बुध गर्म नहीं है, क्योंकि वीनस का अपना कोई एनवायरनमेंट नहीं है और जो भी सूरज की जो रोशनी गर्मी आती है वो पूरे इस एनवायरनमेंट ट्रैप होकर रह जाती है, वो रिफ्लेक्ट नहीं हो पाती। इसलिए सबसे गर्म और सबसे ब्राइटेस्ट जो प्लैनेट है, जो तारे के रूप में इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार के रूप में दिखता है, वो हमारा वीनस ही है। Which fundamental right, according to Dr. Ambedkar, is like the heart and soul of the Constitution? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ठीक है, जो कि जिन्हें हम फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, यानी कि भारतीय संविधान का जनक कहते हैं, जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन भी थे। तो किस मौलिक अधिकार को, हमारे पास 32 मौलिक अधिकार है, किस मौलिक अधिकार को जो है पार्ट 3A में जो है डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान की हृदय और आत्मा कहा है? उस एक मौलिक अधिकार को, सभी मौलिक अधिकारों में इसे ही हार्ट एंड सोल कहा है, तो वो है हमारा आर्टिकल नंबर 32, यानी कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, यानी कि संवैधानिक उपचार पाने का अधिकार। देखिए, आप अगर किसी को फंडामेंटल राइट दे देते हैं तो सिर्फ देने से ही वो अधिकार मौलिक अधिकार नहीं बन जाता, बल्कि जब वो अधिकार आपसे छीने जाते हैं सरकार के द्वारा या अत्याचारी के द्वारा, तो आपके पास उसे पुनः प्राप्त करने का और न्याय पाने का अधिकार भी तो होना चाहिए। वो अधिकार आपको 32 नंबर आर्टिकल में दिया जाता है। अगर आपके पास, जो कि काम करता है इस प्रिंसिपल पे, इसका नाम है उबी जस इबी रेमेडियम, याद रखिएगा, लैटिन भाषा है उबी जस इबी रेमेडियम, यानी कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज, आर्टिकल नंबर 32, जहां पे आपको अपने अधिकार को पुनः प्राप्त करने के लिए आप आर्टिकल नंबर 32 का इस्तेमाल करके सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, या आर्टिकल नंबर 226 का इस्तेमाल करके आप हाई कोर्ट में जाके अपने अधिकारों को पुनः प्राप्त करने के लिए आवेदन डाल सकते हैं। और ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का एक अपना कर्तव्य है कि वो सब कुछ देखते हुए आपके मौलिक अधिकारों को आपको पुनः वापस कर दे। तो ये इसे ही कहते हैं, और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास अधिकार है कि वो रिट्स इशू कर सकती है, जिसके बारे में हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे कि रिट्स क्या है। देखिए, रिट्स के बारे में क्वेश्चन भी आ गया, क्या रिट इशूड बाय सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो रिट इशू की जाती है, एक आदेश बोला, ऑर्डर बोला सकता है, जिसे क्वासी जुडिशियल या पब्लिक अथॉरिटी के खिलाफ यूज किया जाता है, इसका जो काफी मैंडेटरी होता है, टू परफॉर्म इट्स मैंडेटरी ड्यूटी। जब किसी क्वासी जुडिशियल इंस्टीट्यूशन या पब्लिक अथॉरिटी को यह कहा जाता है कि आप अपना ड्यूटी क्यों नहीं निभा रहे हैं, व्हाई आर यू नॉट परफॉर्मिंग योर ड्यूटी, ठीक है, तो इस रीट को क्या बोला जाता है? इस रीट को बोला जाता है मैंडामस। पढ़ लेते हैं कि आखिर इसका मतलब क्या। देखिए, 5 तरह के रीट्स होते हैं। सबसे पहला होता है हैबियस कॉर्पस। क्या होता है? हैबियस कॉर्पस, जिसे हम लोग कहते हैं यू मे हैव द बॉडी। दूसरा होता है मैंडामस, जो कि सवाल में पूछा गया था। मैंडामस का मतलब होता है वी कमांड। सर्टियोरेरी, सर्टियोरेरी इसे कहा जाता है टू बी सर्टिफाइड। प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन इसे कहा था द एक्ट ऑफ स्टॉपिंग समथिंग। और लास्ट है को वारंटो। क्या है? को वारंटो, यानी व्हाट इज योर अथॉरिटी। ये 5 रीट्स है जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास अधिकार होते हैं, वो इश्यू कर सकते हैं फंडामेंटल राइट को या दूसरे चीजों के लिए। इसके बारे में अगर डिटेल से पढ़ें तो देखिए, सबसे पहला है हैबियस कॉर्पस, मैंडामस, को वारंटो, प्रोहिबिशन, सर्टियोरेरी। इसके बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। हैबियस कॉर्पस की बात करें तो पर्पस क्या होता है? अगर किसी व्यक्ति को अनलॉफुली जेल में कैद करके रखा गया है और उसे जज के पास 24 घंटे के अंदर पेश नहीं किया गया है, तो उसे तुरंत रिलीज करने के लिए, अगर वो उसे जो पकड़ा गया है अगर वो गैर कानूनी है और पुलिस के पास कोई सबूत नहीं है, ठीक है, तो हैबियस कॉर्पस के द्वारा जो है उस व्यक्ति को छोड़ने के आदेश दिए जाते हैं।
ठीक है। और ये इशू किया जाता है पब्लिक अथॉरिटी और प्राइवेट इंडिविजुअल के खिलाफ इशू कर सकते हैं। किसके खिलाफ इशू नहीं कर सकते? लॉफुल डिटेंशन, अगर कानूनी रूप से किसी को गिरफ्तार किया गया जैसे कि आतंकवाद के शक पे या कोई दंगाई है, कुछ भी है उसके, तो वहां नहीं कर सकते हैं। प्रोसीडिंग कंसर्न्स कंटेम्प्ट ऑफ अ कोर्ट, किसी भी कोर्ट के कंटेम्प्ट या लेजिस्लेचर लोकसभा राज्यसभा के कंटेम्प्ट के ऊपर। डिटेंशन आउटसाइड द कोर्ट जुडिशन, कोर्ट के बाहर अगर कोई डिटेंशन हुआ है तो वहां इशू नहीं हो सकता है। मैंडेमस से बताता हूं, वीक कमांड का मतलब होता है ये डायरेक्ट पब्लिक अथॉरिटी टू डू इट्स, ये किसी सरकारी कर्मचारी को, सरकारी अधिकारी को आदेश दिया जाता है कि आप अपने कर्तव्य का निर्वाह करें। ये किसे खिलाफ इशू किया जाता है? पब्लिक बॉडी, कॉर्पोरेशन, इंफीरियर कोर्ट, ट्रिब्यूनल और गवर्नमेंट, इन सब के खिलाफ जो है मैंडेमस इशू हो सकता है। किसके खिलाफ नहीं हो सकता है? प्राइवेट इंडिविजुअल बॉडी और डिस्क्रिशनरी बॉडी, कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन, प्रेसिडेंट, गवर्नर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एक्टिंग इन जुडिशियल कैपेसिटी, इनके खिलाफ नहीं कर सकते हैं। को वारंटों का जहां तक सवाल है, डायरेक्ट अ पर्सन टू वैकेट एन ऑफिस एज्यूम्ड रॉन्गफुली, अगर आपने कोई ऑफिस या कोई पोस्ट गैर कानूनी तरीके से लेके रखा हुआ जिसके आप लायक नहीं है या इसके अधिकारी नहीं है, तो वो छोड़ने के लिए कोर्ट जो है को वारंटो नाम के रिट इशू कर देगी। और ये किसके खिलाफ इशू होता है? ओनली अगेंस्ट जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी के खिलाफ इशू हो सकती है। एडमिनिस्ट्रेटिव, प्रशासनिक, लेजिस्लेटिव और प्राइवेट बॉडी और इंडिविजुअल के आम लोगों के खिलाफ जो इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। प्रोहिबिशन का इस्तेमाल, प्रोहिबिट लोअर कोर्ट फ्रॉम प्रोसीडिंग ऑन अ केस, ये जो है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हाई कोर्ट पे या हाई कोर्ट द्वारा लोअर कोर्ट पे इशू होता है कि आप इस मामले में इंटरफेयर ना करें, ये आपका केस नहीं है। ये जो है जुडिशियल, क्वासी जुडिशियल, एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटी के खिलाफ जो इशू कर सकते हैं। लेजिस्लेटिव और प्राइवेट बॉडी और इंडिविजुअल के खिलाफ जो है इसका इस्तेमाल नहीं हो सकता। ठीक है। लास्ट है सर्टियोररी, तो इसमें एक हायर कोर्ट जो है रिमूव्स अ प्रोसीडिंग फ्रॉम लोअर कोर्ट एंड ब्रिंग इट बिफोर इटसेल्फ। सर्टियोररी में क्या करता है? हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को ऑर्डर देता है कि जो केस पे आप डील कर रहे हैं ये आपके क्षेत्र का नहीं है, आपके सब्जुडिस मैटर का नहीं है, इसे हमारे यहाँ ट्रांसफर कीजिए, और वो केस अपने अंदर लेके उसके ऊपर सुनवाई करता है। ये केवल स्टैट्यूटरी या कॉन्स्टिट्यूशनल पब्लिक ऑफिस के खिलाफ इशू हो सकता है। मिनिस्टेरियल ऑफिस या प्राइवेट ऑफिस के खिलाफ इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अगर एक ही स्लाइड में अगर आपको सबके बारे में जानना है तो यहाँ पे हम सबका डिटेल दे चुके हैं जो आप समझ सकते हैं। 21 नंबर सवाल है कि पार्लियामेंट में Who takes the final decision on whether a bill is a money bill or not? मनी बिल वो बिल होता है जो बाद में जब पास होता है तो कानून का रूप लेता है। जैसे कि अभी जो बिल आया है महिला आरक्षण बिल, जहां पे महिलाओं को इलेक्शन में या भारत के प्रतिनिधि करने में 33% आरक्षण की बात की गई है पूरे भारत में, ये बिल लाया गया तो मनी बिल है। ये मनी बिल है कि नहीं है, ये कानून बनेगा कि नहीं बनेगा, ये कौन डिसाइड करेगा? तो ये डिसाइड करेगा जो स्पीकर होते हैं। इस वक्त तो ओम बिरला है, तो स्पीकर क्या होता है? वो एक संवैधानिक और सेरेमोनियल हेड होता है जो कि हाउस का प्रिंसिपल स्पोक्स पर्सन होता है, और हम ही उन सारे लोग जो है उन्हीं को एड्रेस करके अपनी बात कहते हैं। आर्टिकल नंबर 93 जो कि 1 नंबर का सवाल है, आर्टिकल नंबर 93 जो भारतीय संविधान का जो प्रोवाइड करता है कि इलेक्शन, स्पीकर का इलेक्शन और डेप्यूटी स्पीकर का जो इलेक्शन होता है, चुनाव होता है, वो आर्टिकल नंबर 93 भारतीय संविधान के अनुसार होता है। 1 नंबर का सवाल। यहां पे कुछ और बातें मैंने ऐड कर दी हैं जो आपको जाननी बहुत जरूरी है। ठीक है, जैसे कि पहला है द प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है स्टेट का हेड होता है, ये बात बोली गई है आर्टिकल नंबर 52 में। राष्ट्रपति देश का एक राष्ट्रपति होता है, उसके बारे में बोला गया है, और इन्हें भारत का पहला नागरिक भी कहा जाता है, फर्स्ट सिटीजन कहा जाता है। आर्टिकल नंबर 123 की अगर हम बात करें, आर्टिकल नंबर 1, 2, 3 बहुत आसान है याद रखना। ठीक है, इसके द्वारा राष्ट्रपति को ऑर्डिनेंस यानी कि अध्यादेश लाके कोई भी नया नियम जो है बना सकती है। अगर पार्लियामेंट सेशन में ना हो तो राष्ट्रपति जो है आर्टिकल नंबर 123 का इस्तेमाल करके एक अध्यादेश लाके वो कानून जो है पारित कर सकती है। बाद में जब लोकसभा का राज्यसभा का सेशन होगा तो उसको एक्सटेंड किया जा सकता है या खत्म किया जा सकता है। प्रेसिडेंट सुप्रीम कमांडर होता है, जितने भी डिफेंस फोर्सेस है, आर्मी, नेवी, ठीक है, जितने भी जो कुछ भी होता है, एयरफोर्स, सबका सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति ही होता है। और आर्टिकल नंबर 32 1 नंबर का इसलिए इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रपति के पास किसी भी दंड को क्षमा करने का अधिकार होता है, पार्डन करने का, कैपिटल पनिशमेंट को भी हटाने का अधिकार होता है। राष्ट्रपति के चुनाव कोई भी डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है, इसलिए इनको चुनने के लिए एक इलेक्टोरल कॉलेज बनाया जाता है। ठीक है, कोई डायरेक्ट इलेक्शन, इसका वोटिंग नहीं होती है। एक बार प्रेसिडेंट का चुनाव हो गया तो 5 साल तक वो राष्ट्रपति बने रह सकते हैं। राष्ट्रपति हमारे यूनियन एग्जीक्यूटिव का एक हिस्सा है।
प्रोविजंस ऑफ व्हिच आर डील्ड, जिसके बारे में राष्ट्रपति के सारे कार्यकाल या उनके चुनाव से लेकर सब कुछ के बारे में आर्टिकल 52 से लेकर 78 में बोला गया है, इंक्लूडिंग आर्टिकल 82 प्रेसिडेंट। तो सारे के सारे आर्टिकल जो है 52 से लेके 78 तक जो है राष्ट्रपति के बारे में है। सवाल नंबर 22 देखते हैं। इन केस द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वांट्स टू रिजाइन ही वुड एड्रेस हिज रेजिग्नेशन। अगर भारत के राष्ट्रपति इस्तीफा देना चाहते हैं तो वो अपना रेजिग्नेशन किसको देंगे? तो किसको देंगे? भारत के उपराष्ट्रपति को देंगे। और अगर उपराष्ट्रपति भी ना हो तो जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनको देंगे। अगर ये भी ना हो तो जो सीनियर मोस्ट जज है, जो सीनियर मोस्ट जज होते हैं, जो सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, उनको देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया बात। और ये जो रेजिग्नेशन की बात है ये आर्टिकल नंबर 56 में दी गई है। 1 नंबर का सवाल यहाँ है कि भारत के राष्ट्रपति जो अपने इस्तीफा देते हैं वाइस प्रेसिडेंट को, आर्टिकल 56 में। सवाल नंबर 23 है कि एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट जज इन इंडिया रिटायर एट द एज ऑफ। भारत के संविधान के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं वह कितने उम्र में जाके रिटायर हो जाते हैं? तो इसका सही जवाब है 65 साल। पहले 62 था, फिर इसे बढ़ाया कितना किया गया? 65 किया गया। तो और जो हाई कोर्ट के जज है वो 62 साल में रिटायर होंगे, सुप्रीम कोर्ट के जज जो है 65 साल में रिटायर होंगे। डैश इज एन एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, एक अतिरिक्त संवैधानिक एक भाग है, संस्था है। इसका क्या नाम है? प्लानिंग कमीशन, जिसे हम लोग कहते हैं नीति आयोग। तो प्लानिंग कमीशन जो है एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और इसको रिप्लेस किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 2015 में। प्लानिंग कमीशन का नाम बदल किया गया था नीति आयोग। और प्लानिंग कमीशन की स्थापना कब हुई थी? 1950 में, जिसमें देश में जो 5 ईयर की जो पंचवर्षीय योजनाएं बनती है, देश में सब कुछ कैसा होगा, कैसे चलेगा, एम्प्लॉयमेंट, नरेगा, एवरीथिंग, सब कुछ, पानी से लेकर सड़क तक सब कुछ, यहाँ पे इसकी जो निर्णय होता है, एक पॉलिसी बनती है। और प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो नीति आयोग के चेयरमैन होते हैं। 1 नंबर का सवाल है ये 1 नंबर का सवाल है। प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं नीति आयोग यानी प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन होते हैं। अगला सवाल है, इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज देयर मेंशन्ड अबाउट द एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। हमारे संविधान का वह कौन सा आर्टिकल है, और ये मौलिक अधिकार भी है, जहां पे छुआछूत की भावना को खत्म कर दिया गया, एबोलिशन किया गया है अनटचेबिलिटी के लिए। तो ये है आर्टिकल नंबर 17। अनटचेबिलिटी की आप बहुत सारे एग्जाम्पल आप यहाँ देख सकते हैं। तस्वीर बहुत कुछ बोल जाते हैं, चेहरे बहुत कुछ बोल जाते हैं, चेहरे की झुर्रियां बहुत कुछ बोल जाती है कि देश तो आजाद हो गया लेकिन देश भी गुलामी पसंद भावना से आज तक शायद आजाद नहीं हो पाया है। खैर, जिसको जैसा जीना है वो जी सकते हैं। मैं इतना ही कहूंगा आप सबसे कि आप सबकी परीक्षा आ रही है, पढ़ें, ध्यान से पढ़ें। ये आज का अंतिम सवाल था, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको आज का ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर ये बात भी अगर आप मेरी सुन रहे हैं, इस वक्त यहाँ तक पहुंच गए हैं, तो प्लीज एक बार लाइक जरूर कर दे। नए हैं तो सब्सक्राइब कर दे, पुराने हैं तो चैनल को जितना हो सके वायरल करें, ताकि इसकी रीच बढ़े, अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सके और अपनी नौकरी को सुरक्षित रख सके। देखिए, इतिहास लिखने के लिए जो है ना कलम की जरूरत नहीं होती है। एक अनपढ़ आदमी भी अपने हाथ में कलम रखता है, एक बच्चा जिसको कलम की समझ नहीं है वो भी कलम रखता है। इतिहास लिखने के लिए कलम की जरूरत नहीं होती है। इतिहास लिखना है ना तो जरूरत होती है हौसलों की। तो इतिहास अगर लिखना है तो हौसला रखिए, वो हौसला आप सब में है। अगर हौसला है तो कोई भी आपका रास्ता रोक नहीं सकता। मुझे दीजिए इजाजत। थैंक यू।